नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक तो 4 जून 2024 को लगेगी, लेकिन एक राष्ट्रीय विमर्श है, उसकी भी हैट्रिक लगने वाली है, बल्कि मैं कहूँगा कि लग चुकी है। राष्ट्रीय विमर्श जो है 2014 से ये चलाया जा रहा है। ये क्लब है जिसकी संख्या बढ़ती रहती है, घटती तो नहीं है, बढ़ती रहती है। 2014 में ये विमर्श चलाया गया कि बीजेपी को 160 से कम सीटें मिलेंगी। 160 क्लब कहा गया। मशहूर अंग्रेज़ी की पत्रिका इंडिया टुडे ने इस पर कवर स्टोरी भी की कि कैसे 160 सीट आएगी, तो क्या क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा। उसमें कुल मिलाकर मामला ये था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे लोग थे जिनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी, और उनको लग रहा था कि अगर 160 सीट आएंगी या 160 से कुछ लोग उसको 180 तक ले गए थे, 160 से 180 के बीच आएगी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके नाम पर कोई दूसरा सहयोगी नहीं आएगा, एनडीए का विस्तार नहीं हो पाएगा, तो सरकार नहीं बन पाएगी। सरकार बनाने के लिए ज़रूरी होगा कि दूसरे दलों की, सहयोगी दलों की सहमति हो, और वो नरेंद्र मोदी के नाम पर कतई नहीं होगी। और विपक्ष इस बात से परम प्रसन्न था 2014 में कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी की सरकार भले बन जाए। उसे ये मंजूर था कि बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बनने पाए। और जो बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उनकी भी बाँछें खिली हुई थी कि जो है पार्टी सत्ता में तो आ रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बनने के चांस हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं इकोनॉमिक्स के, इसी नैरेटिव के चलते, इसी विमर्श के चलते उन्होंने नीतीश कुमार को भरमाया। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, उसका डिटेल में उसके बारे में बताया था, उसको दोहराऊंगा नहीं। सिर्फ इतना कहूँगा कि उनके भुलावे में आकर नीतीश कुमार भी जोश में आ गए। उनको लगा कि अगर उनके प्रधानमंत्री बनने का चांस है तो यही है, 2014 में है। और उनके प्रधानमंत्री बनने का चांस तभी बनेगा जब वो एनडीए से अलग होंगे, भाजपा से अलग होंगे। अगर भाजपा के साथ रहेंगे, एनडीए में रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता प्रधानमंत्री बनेगा, उनको भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। लेकिन विपक्ष से वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। वो कहावत है ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। वो नीतीश कुमार का हाल हुआ। 2014 के चुनाव का नतीजा आया तो बिहार की 40 में से सिर्फ 2 सीटों पर उनकी पार्टी जीती, और पार्टी में दबाव इतना बढ़ गया, उनके खिलाफ बगावत की नौबत आ गई। तो उस बगावत को टालने के लिए, विद्रोह न हो उनके नेतृत्व के खिलाफ, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लगभग 1.25 साल उनको मुख्यमंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले वो फिर मुख्यमंत्री बने, वो अलग बात है। वो सारा किस्सा, वो इतिहास बन चुका है, आपको पता है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2014 में ये जो क्लब था, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय था, और इसको लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो है उसने खूब चलाया इस विमर्श को कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आ रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं। अब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, स्पष्ट बहुमत मिल गया। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला। बीजेपी को अकेले अपने दम पर 283 सीटें मिल गई। तो इन सब का विमर्श जो है धरा का धरा रह गया। तो इन्होंने कहा कि ये फ्लूक है। असल में जो है लोग बहकावे में आ गए। नरेंद्र मोदी ने सपना दिखाया, उस सपने के बहकावे में आकर लोगों ने वोट दे दिया। दरअसल ये मोदी को प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते थे। उस जनादेश को, 2014 के जनादेश को आज तक विपक्षी दलों ने और मोदी विरोधियों ने स्वीकार नहीं किया है। फिर आया 2019 में विमर्श तो वही था, लेकिन उसकी संख्या बदल गई। 2019 में 220 का क्लब बना, 220 का, कि भारतीय जनता पार्टी की 220 सीटें आएंगी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से बीजेपी हटा देगी, तभी उसको सहयोगी दल मिलेंगे। वही कहानी दोहराई गई कि जो है बीजेपी तो सत्ता में आ जाएगी, सरकार तो उसकी बन जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।
ये किस्सा जो है 2019 के चुनाव का नतीजा आने तक चला और उसके लिए तमाम तरह के तर्क दिए गए कि डीमोनेटाइजेशन किया है नरेंद्र मोदी ने, उसके अलावा जीएसटी लागू किया है, उससे भारी नाराज़गी है लोगों में। उसके बाद उसके अलावा पुलवामा हो चुका था, उसकी नाराज़गी है। बालाकोट एयर स्ट्राइक की और जो है सर्जिकल स्ट्राइक की तो बात ही नहीं, उसको तो राहुल गांधी खून की दलाली बता रहे थे। और उस समय के थल सेना अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी के एक नेता जो संदीप दीक्षित जिनका नाम है, वो गली का गुंडा बता रहे थे। तो इस तरह का विमर्श चल रहा था 2019 में और उस समय भी यही चलाया जा रहा था कि जो है प्रधानमंत्री जो है वो कोई भी बने भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। ये इस बात से, अब देखिए, ये नकारात्मकता की पराकाष्ठा है कि हमारी विरोधी पार्टी सत्ता में आ जाए, हमको कोई एतराज़ नहीं, हम सत्ता में ना आए, हमको कोई गम नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बनने पाए, ये नफरत का स्तर था नरेंद्र मोदी से और है। वो जो गुजरात से शुरू हुआ, वो पिछले 23 साल से लगातार नफरत का, मोदी से नफरत का वो सिलसिला, वो स्तर अभी तक बना हुआ है, बरकरार है। वही इस तरह का विमर्श बनवाता है। तो इस बार नया विमर्श बना है, संख्या फिर जो है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी बार लगातार अपना ऊंचा करती जा रही है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिल गई और एनडीए को 353 मिल गई। तो अब जाहिर है कि घटाएं तो कैसे घटाएं, तो 220 से बढ़ाना उनको लगा कि ये लाजमी है कि 220 से थोड़ा बढ़ा दो, लेकिन 272 से कम रखो, यानी स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। ये बताओ लोगों को कि सरकार तो बन रही है फिर से बीजेपी की, हैट्रिक तो बन रही है बीजेपी की सरकार की, लेकिन मोदी की हैट्रिक नहीं बनेगी। तो मोदी फिर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो अब की नई संख्या दी गई है 250 से कम की, कि 250 से कम आएगी भारतीय जनता पार्टी की सीटें, उसको स्पष्ट बहुमत अपने दम पर नहीं मिलेगा। हो सकता है एनडीए को मिलाकर जो है 272 पहुंच जाए, लेकिन उस हालत में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बहुत कम है। अब आप देखिए, इस तरह की हास्यास्पद बातों से राजनीति चलती नहीं। जो लोग नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर रहे हैं, उन्होंने पहली बात तो उन्होंने इस देश के मतदाताओं के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उसकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठाया। आज तक उस जनादेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। मोदी तीसरी बार जीतने जा रहे हैं, इसमें किसी मतदाता को या जो भी ज़मीनी सच्चाई की जिसको भी जानकारी है, उसको कोई शक नहीं है। जो लोग मोदी को पचा नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ज़रूर परेशानी का सबब है। उनको लग रहा है कि 250 से कम आएगी। इस बार तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, फला नाराज़ है, वो जाति नाराज़ है, ये जाति नाराज़ है, और जो है एंटी इनकम्बेंसी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है। फला जो है, जो सर्वे आया उसमें कहा गया कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं उससे, और उसी पर वोट पड़ेगा, और महंगाई बेरोज़गारी के नाम पर जो है वोट पड़ेगा और बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ेगा। फिर से जो तीनों विमर्श में एक बात और आपको कॉमन मिलेगी कि 2014 में भी कहा गया, 2019 में भी और 2024 में भी कहा जा रहा है कि पहले फेज़ के बाद बीजेपी साफ हो गई। पहले फेज़ के चुनाव में जो जिन सीटों पर मतदान हुआ उसमें बीजेपी का सफाया हो गया। ये 2014 में भी कहा गया, ये 2019 में भी कहा गया, ये 2024 में भी कहा जा रहा है। लेकिन 2014 और 2019 के नतीजे बताते हैं, नतीजा इसके ठीक उल्टा था। बीजेपी ने विपक्ष का सफाया कर दिया था 2014 में भी और 2019 में भी पहले फेज़ में। वैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी 2017 और 2022 में यही विमर्श चलाया गया कि पहले फेज़ में, चूँकि पहले फेज़ में चुनाव जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, तो कहा गया कि जो है जाट इतने नाराज़ है कि बीजेपी का सफाया कर दिया। बीजेपी को मुश्किल से जो है 2, 4, 6 सीटें मिल जाएं, कोई 10 सीट देने को तैयार था, कोई 12 सीट, कोई जो है बीजेपी को ज़्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं था। इस बार भी वही विमर्श चलाया जा रहा है कि बीजेपी जो है पहले फेज़ में उसकी हालत ख़राब हो गई है, इसलिए प्रधानमंत्री ने गियर बदला है, इसलिए प्रधानमंत्री ने नई स्ट्रेटजी अपनाई है और नया विषय लेकर आए हैं। उनको पता नहीं है कि उनका मुकाबला, जो लोग इस तरह का विमर्श चलाते हैं, उनको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी को विमर्श बदलने में
चुटकी बजाने की देर लगती है बस। चुटकी बजाते हुए क्यों? क्योंकि उनकी विश्वसनीयता इतनी है, उनकी साख ऐसी है, उनके ऊपर लोगों का भरोसा ऐसा है कि जब वो कहते हैं तो लोग मानते हैं। और इस बार तो कांग्रेस पार्टी अपने ऊपर सेल्फ गोल करती जा रही है। पहले अपने मैनिफेस्टो के जरिए किया, फिर सैम पित्रोदा का बयान, इस बीच में जो है राहुल गांधी का रैली में जो बयान आया, एक्सरे और जो है फाइनेंशियल सर्वे और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो आया, उसके बाद सैम पित्रोदा ने बोल दिया कि जो है जिस तरह से अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स है भारत में लगना चाहिए। उससे पहले एक इंटरव्यू में वो बोल चुके थे कि जो मिडिल क्लास है भारत का उसको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। कुल मिलाकर मोदी ने मुद्दा उठा लिया, सीधे वो महिलाओं को उन्होंने एड्रेस किया कि ये आपका स्त्री धन पर इनकी नज़र है, उसको छीनना चाहते हैं। लोगों से कहा आपकी संपत्ति छीनना चाहते हैं, आपकी पैतृक संपत्ति छीनना चाहते हैं, आपके पुरखों ने जो कमाया है उस पर इनकी नज़र है और उसको लेकर ये घुसपैठियों को बांटना चाहते हैं। अब मोदी की कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है कि वो कोई भी मुश्किल से मुश्किल बात बहुत आसान शब्दों में बहुत आसानी से लोगों को समझा देते हैं और लोग समझने को तैयार हो जाते हैं। तो उसका असर ये हुआ है कि इस समय पूरे विपक्ष में बौखलाहट है कि बीजेपी जो है, चूँकि उसकी स्थिति खराब हो रही है इसलिए उसने हिंदू मुसलमान कर दिया। सवाल ये है कि शुरुआत किसने की? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो कुछ लिखा गया उसकी शुरुआत किसने की? तो शुरुआत आपने कर दी, अब उस खेल को ख़त्म मोदी करेंगे। तो ये जो विमर्श चल रहा है 250 का, ये आप मान कर चलिए कि 4 जून को दोपहर 12 बजे तक, 11:30-12 बजे तक ये विमर्श चलता रहेगा। आपको टीवी चैनल्स पर ये बहस सुनने को मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, एनडीए को हो सकता है मिल जाए, लेकिन जिस तरह से 283 2014 में मिली थी, 303 2019 में मिली थी, उस तरह का बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप मान कर चलिए कि 2014 उसके बाद 2019 में जितनी सीटें बीजेपी की आई थी उससे बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, उसमें एक भी सीट कम नहीं होने वाली है। तो ये जो 250 का विमर्श है ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को किया तो जा रहा है हतोत्साहित करने के लिए, लेकिन इसका नतीजा ठीक उल्टा होगा। भाजपा का कार्यकर्ता, उसके नेता और ज़्यादा चौकन्ने हो जाएंगे कि और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कहीं ये सच न हो जाए। इस आशंका में वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे, पहले से ज़्यादा चौकस रहेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि पहले से ज़्यादा कोशिश होगी अपने वोटर्स को मतदान केंद्र तक ले जाने की, और उस सब का नतीजा आएगा बढ़ी हुई सीटों के रूप में। तो ये विमर्श जो है तीसरी बार चल रहा है, आप मान कर चलिए कि चौथी बार भी ये विमर्श चलेगा, लेकिन देखना है कि उस समय सीटों की संख्या क्या होगी, क्योंकि 250 के बाद फिर ऊपर जाने पर तो 272 के आसपास पहुंचना ही पड़ेगा, लेकिन उसका समय अभी 5 साल बाद आएगा। अभी जो स्थिति है उसमें ये विमर्श अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।